मित्रों नमः संस्कृताय संस्कृति विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और हमारी वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो जरूर ही चेक कर लें, वहाँ आपको और भी महत्वपूर्ण पुस्तकों की प्लेलिस्ट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं नाटक के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, धनंजय के अनुसार नाटक में कितने तत्व होते हैं? और ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न नंबर 1, धनंजय के अनुसार नाटक में तत्व होते हैं 1, 2, 3 अथवा 4। तो धनंजय के अनुसार नाटक में जो तत्व हैं वो कितने हैं? 1, 2, 3 अथवा 4 में चार ऑप्शन हमारे पास हैं, तो 3 सही है, सी ऑप्शन सही है। वस्तु, नेता, रस। तो प्रश्न संख्या 1 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धनंजय के अनुसार नाटक में तत्व होते हैं। धनंजय के अनुसार नाटक में तत्व होते हैं वस्तु, नेता, रस या फिर उपर्युक्त सभी। वस्तु, नेता, रस या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी तत्व होते हैं। तो ये डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 2 का डी ऑप्शन सही है। तो नाटक में 3 तत्व हैं, वस्तु, रेशा, वस्तु, नेता, रस तेषां भेदकः के अनुसार 3 तत्व हैं। अगला है, वस्तु को कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, वस्तु को कहते हैं कथा, कथा वस्तु इतिवृत्त और या फिर उपर्युक्त सभी। कथा, कथा वस्तु इतिवृत्त या फिर उपर्युक्त सभी। तो कथा भी कहते हैं, कथा वस्तु भी कहते हैं, इतिवृत्त भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। वस्तु को कहते हैं सभी, यानी कथा वस्तु को सब कहते हैं। कथा भी कहते हैं, कथा वस्तु भी कहते हैं, इतिवृत्त भी कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। कथा वस्तु के भेद होते हैं। कथा वस्तु के भेद हैं आधिकारिक और प्रासंगिक। कथा वस्तु के भेद हैं आधिकारिक, प्रासंगिक दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आधिकारिक, प्रासंगिक कथा वस्तु के 2 प्रकार हैं, आधिकारिक है और प्रासंगिक है। तो प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन सही है, दोनों। कथा वस्तु के भेद हैं आधिकारिक और प्रासंगिक। अगला है प्रश्न संख्या 5, कथा वस्तु के भेद होते हैं आधिकारिक, प्रासंगिक, प्रख्यात, उत्पाद्य या फिर मिश्र और या फिर दोनों। तो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कथा वस्तु के भेद आधिकारिक और प्रासंगिक भी होते हैं। और कथा वस्तु के भेद का एक प्रकार से अगला जो प्रकार है वो प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र भी होता है। प्रख्यात का मतलब ये जो कथा वस्तु कहीं से प्रख्यात जगह से, विख्यात जगह से ली जाती है, और उत्पाद्य जो कवि कल्पित है, और मिश्र जो है वो दोनों होता है। तो इस तरह से 3 ये भी भेद हैं। तो ये वो भी भेद है और ये भी भेद है। तो यदि दोनों 2 भेद आते हैं आधिकारिक, प्रासंगिक का, तो 2 सही है, और यदि दोनों प्रकार को देता है तो दोनों सही है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ सही है। तो कथा वस्तु के भेद में आधिकारिक, प्रासंगिक भी है, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र भी है। यदि ये अलग अलग करके देता है तो ये भी सही है, यदि ये अलग करके देता है तो ये भी सही है, और यदि दोनों को एक साथ देता है तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। इस तरह के प्रश्न में सी ऑप्शन सही है। तो उत्पाद्य जो है वो कविकल्पित होता है, जैसे शूद्र का मृच्छकटिक और भवभूति का मालती माधव। और जैसे ये शाकुंतलम है तो ये महाभारत प्रख्यात से है, तो ये प्रख्यात हो गया, और उत्पाद्य इस तरह से कविकल्पित है, और मिश्र जो है वो दोनों का मिक्स होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। रामायण में रामचंद्र की कथा कहलाती है आधिकारिक, प्रासंगिक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आधिकारिक, प्रासंगिक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो रामायण में जो रामचंद्र की कथा कहलाती है वो है आधिकारिक, वो है आधिकारिक। रामायण में जो रामचंद्र की कथा है वो आधिकारिक है, अर्थात मूल कथा जो है वो रामचंद्र की ही है।
तो अगला है प्रश्न संख्या 7। प्रासंगिक कथा के अंतर्गत है। प्रासंगिक कथा के अंतर्गत है रामायण में सुग्रीव की कथा, रामायण में शबरी की कथा, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो रामायण में सुग्रीव की कथा और रामायण में शबरी की कथा, तो यहाँ सी ऑप्शन है। दोनों ही प्रासंगिक है, अर्थात दोनों ही कथाएं जो हैं वो मूल कथा में केवल सहायक हैं। तो मूल कथा रामचंद्र की कथा है, तो वो आधिकारिक है, और प्रासंगिक में है सुग्रीव की कथा और शबरी की कथा। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रासंगिक कथा जो होती है उसके भी जो भेद हैं वो पूछे गए कि प्रासंगिक कथा के कितने भेद होते हैं। अब उधर तो देखा आपने कि प्रासंगिक और आधिकारिक 2 भेद हैं, और इधर अब प्रासंगिक के भी भेद हैं। तो 2 हैं कि 3 हैं कि 4 है या फिर 5 हैं। तो 2 हैं, 3 है, 4 है या फिर 5 है। तो प्रासंगिक कथा के भी 2 भेद हैं। पहला भेद तो आधिकारिक प्रासंगिक कथा, अब प्रासंगिक के भी 2 भेद हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रासंगिक कथा के भेद हैं पताका, प्रकरी, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो प्रासंगिक कथा के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं? पताका और प्रकरी। पताका और प्रकरी, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 9 का पताका भी है, प्रकरी भी है, कथा के जो भेद हैं, तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। रामायण में सुग्रीव की कथा किसके अंतर्गत आती है? अभी जो आपने देखा पताका और प्रकरी, तो रामायण में जो सुग्रीव की कथा है वो किसके अंतर्गत आती है? पताका की या प्रकरी के, या फिर दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं? पताका, प्रकरी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो ये आएगी पताका के अंतर्गत। पताका जो कथा दूर तक चलती रहती है, मुख्य कथा में जो दूर तक चलती हुई अगली कथा होती है, जो प्रासंगिक कथा होती है, वो पताका होती है, और प्रकृति छोटी कथाएं हैं। तो ये पताका जो है, सुग्रीव की जो कथा है, ये पताका के अंतर्गत है। अब ये जो पताका भी है, इसमें क्या है कि इसका नायक दूसरा व्यक्ति होता है और मुख्य नायक का साथी होता है, और गुणों में उससे न्यून होता है। आगे बढ़ते हैं। रामायण में जो शबरी की कथा है वो किसके अंतर्गत आती है? पताका, प्रकरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पताका, प्रकरी, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो छोटी छोटी जो कथाएं, छोटी छोटी जो प्रसंग हैं, वो प्रकरी कहलाते हैं। तो ये जो शबरी की जो कथाएं हैं वो आएगी प्रकरी के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 11 का बी ऑप्शन सही है, प्रकरी। तो रामायण में जो शबरी की कथा है वो प्रकरी के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं। अब चलते हैं अर्थ प्रकृतियों की तरफ। तो नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती है? नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? 5, 7, 8, 10। 5, 7, 8 और 10, 4 ऑप्शन में हमारे पास है। तो नाटक में जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं वो हैं 5। नाटक में 5 का बड़ा महत्व है, अभी आप देखेंगे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। नाटक में अवस्थाएं कितनी होती हैं? नाटक में अवस्थाएं कितनी होती हैं? 2, 5, 7 अथवा 8। 2, 5, 7 अथवा 8। तो अवस्थाएं भी 5 हैं। तो अर्थ प्रकृतियाँ 5, अवस्थाएं 5। अब सब यहाँ 5 ही 5 आपको मिलेंगे। अब नाटक में संधिया कितनी है? 8, 10, 5 अथवा 4। 8, 10, 5 अथवा 4 नाटक में संधिया। तो यहाँ भी प्रश्न संख्या 14 में भी 5 ही ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है। तो ये संधिया भी 5 हो गई। अवस्थाएं 5, संधिया 5 और अर्थ प्रकृतियाँ 5। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। नाटक में अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं? नाटक में अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं? 10, 5, 10, 8, 3 और 5। 10, 8, 3 और 5। तो अर्थोपक्षेपक भी जो है वो 5 ही हैं। अर्थोपक्षेपक भी 5 हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 16, बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य क्या है? अर्थ प्रकृतियाँ, संधियाँ, अवस्थाएं या फिर अर्थोपक्षेपक? अर्थ प्रकृतियाँ, संधियाँ, अवस्थाएं अथवा अर्थोपक्षेपक। तो प्रश्न संख्या 16, बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य जो हैं ये हैं अर्थ प्रकृतियाँ। अभी जो 5 आपने देखा अर्थ प्रकृतियाँ, तो अर्थ प्रकृतियाँ जो है वो 5 हैं, बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य। 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 17, आरंभ यत्न प्रापत्याशा नियताप्ति फलागम। आरंभ यत्न प्रापत्याशा नियताप्ति फलागम ये क्या है? अर्थ प्रकृतियाँ, अवस्थाएं, संधियाँ अथवा अर्थोपक्षेपक। आरंभ यत्न प्रापत्याशा नियताप्ति फलागम अर्थ प्रकृतियाँ हैं या फिर अवस्थाएं हैं या फिर संधियाँ हैं या फिर अर्थोपक्षेपक हैं। तो ये हैं अवस्थाएं। प्रश्न संख्या 17 का भी ऑप्शन है, ये हैं अवस्थाएं। आरंभ यत्न प्रापत्याशा नियताप्ति फलागम ये हैं अवस्थाएं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श उपसंहृति ये क्या है? मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श उपसंहृति या फिर निर्वहन इसको भी कहते हैं उपसंहृति को। तो ये क्या है? अर्थ प्रकृतियाँ हैं, अवस्थाएं हैं, संधियाँ हैं या फिर अर्थोपक्षेपक हैं। मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श उपसंहृति जो हैं ये हैं संधियाँ। तो सी ऑप्शन सही है, संधियाँ। नाटक की ये संधियाँ हैं, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि, उपसंहृति संधि। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 को। विष्कंभक प्रवेशक चूलिका अंकास्य और अंकावतार हैं। विष्कंभक प्रवेशक चूलिका अंकास्य और अंकावतार क्या हैं? अर्थ प्रकृतियाँ हैं, अवस्थाएं हैं, संधियाँ हैं या फिर अर्थोपक्षेपक हैं। तो अर्थ प्रकृतियाँ, अवस्थाएं, संधियाँ और अर्थोपक्षेपक। प्रश्न संख्या 19 का डी ऑप्शन सही है, अर्थोपक्षेपक। अगला है कथा वस्तु के विभाग हैं। कथा वस्तु के विभाग। अब कथा वस्तु के विभाग यहाँ सुनने या फिर न सुनने के आधार पर दिए गए हैं। वैसे तो कथा वस्तु का विभाग जो है वो 2 भी है और ये सब भी हैं। तो कथा वस्तु के विभाग हैं तो सर्वश्राव्य या प्रकाश, अश्राव्य या स्वगत, नियत श्राव्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो सर्वश्राव्य या प्रकाश, अश्राव्य या स्वगत, नियत श्राव्य या उपर्युक्त सभी। तो ये जो विभाग बताए गए हैं ये सुनने या ना सुनने के आधार पर ही बताए गए हैं। तो सुनाने या ना सुनाने की दृष्टि से जो विभाग हैं वो 3 हैं। वो सर्वश्राव्य भी है, अश्राव्य भी है और नियत श्राव्य भी है। सर्वश्राव्य क्या है कि जो बात सबको सुनाने योग्य है वो उसको प्रकाश भी कहा जाता है। अश्राव्य या स्वगत क्या है? जो बात सुनाने के योग्य ना हो और मन ही मन कही जाए। नियत श्राव्य क्या है कि जो बात कुछ लोगों को ही सुनानी होती है। अब इसके भी 2 विभाग हो जाते हैं, जनांतिक और अपवारित। तो जो नियत है इसके भी 2 हैं, जनांतिक और अपवारित। तो अब यहाँ जो विभाग हैं इसके हिसाब से ये उपर्युक्त के सभी का ऑप्शन सही है। और एक इसका और भी ऑप्शन होता है, जैसे ये जो कथा वस्तु की को रंगमंच पर जो प्रदर्शित करने की दृष्टि से 2 विभाग किए जाते हैं, सूच्य और दृश्य श्राव्य। सूच्य और दृश्य श्रव्य यदि देता है, सूच्य और दृश्य श्रव्य को देता है ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन है, सूच्य और दृश्य श्रव्य। और ये जो विभाग हैं ये सुनाने या न सुनाने की दृष्टि से किया गया है। तो सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य है, ये सही है। और इसके भी 2 विभाग हो जाते हैं आगे चल कर के, जनांतिक और अपवारित। जनांतिक और अपवारित। तो इसके भी 2 विभाग हो गए हैं। अब ये कथा वस्तु के जो विभाग हैं इसकी दृष्टि से यहाँ डी ऑप्शन सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी और मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में नाटक के ही प्रश्नों को लेकर के। और तब तक के लिए नमः संस्कृताय।